भाई सुभाष नागर जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, सभी नावरिया, नरेश सागरा, आप लोग भी आ जाती हो और मैं भी साथ में। हेलो, सभी तालियां बजाकर स्वागत करें। तालियां बजनी चाहिए। भाई इधर से इधर हो जाओ थोड़ा सा, ये वाली ये छोड़ दो, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। अब तीनों मंडल के महामंत्री आ जाएं और वो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री आजाद सिंह जी का स्वागत करें। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। श्री रामवीर सिंह पिथौड़े जिंदाबाद। अब मैं मंडल में भाई साहब 6 महामंत्री सबको बुलाया, आपको 3 बोला ना, महामंत्री आ जाए। भाई साहब हमें भी थोड़ा तो देखने दो, आज भी उनकी कहाँ आ रहे हो? अब मैं श्री आजाद सिंह जी से अनुरोध करता हूँ कि वो माइक संभालें। भारत माता की हमारे लिए आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमारी दक्षिण दिल्ली लोकसभा, मैं जो कि ज्यादा समय नहीं लूंगा, हम सुनना चाहेंगे आदरणीय रामवीर जी को। हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है कि पूरी दिल्ली के जो हमारे सबसे वरिष्ठ नेता है, आज हमारा सौभाग्य ये है कि वो हमारे दक्षिणी दिल्ली से प्रत्याशी बने। तो एक बार जोरदार ताली से ताली ऐसी बजनी चाहिए कि जैसे लगे आपके सामने हाथ डाल दिया है राम जी के गले में। हमारे आदरणीय हमारे प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता रामवीर जी हमारे इस विधानसभा के जो संयोजक का काम देख रहे हैं, हमारे बड़े भाई छत्रपाल जी, पूर्व में हमारे मेयर रहे और यहाँ से चुनाव लड़े छोटे भाई खुशीराम जी, हमारे यहाँ से जो दिन रात आपकी सेवा में सुबह शाम 24 घंटे लगी रहती है और वो सेवा आपको पिछले 1 साल में देखने को भी मिली है। ऐसी बहन ममता जी, हमारे पूर्व निगम पार्षद से जिन्होंने आपकी सेवा की, रेखा साकला जी, और हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष, मैं नाम लूंगा लंबा हो जाएगा, वर्तमान के मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष खन्ना जी भी बैठे हैं, रामपुर में सुभाष जी बैठे हैं, ऐसे में सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और आए हुए भाइयों बहनों, मैं ज्यादा समय ना लेकर 2 ही बातें आपको कहूंगा। आज ये कार्यकर्ताओं की परिचय बैठक है और कार्यकर्ताओं की परिचय बैठक में मैं अपनी तरफ से एक निवेदन करूंगा। मुझे मालूम है कि यहाँ जो कार्यकर्ता आए हैं उनके अंदर कितनी क्षमता है काम करने की। बस एक ही निवेदन करके मैं अपनी बात आगे ज्यादा नहीं रखूंगा। एक बात याद रखना, आज 2024 का चुनाव है, मेरी बहनें भी इधर बैठे हैं, नाम लूंगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप एक ही बात याद रखना कि बदरपुर से लेकर पालम तक कंपटीशन है, बदरपुर विधानसभा का और पालम विधानसभा का, कि 1 लाख से जीतेंगे बदरपुर वाले या पालम वाले। लेकिन वो गलती से ये बोल रहे हैं कि बीच में अम्बेडकर नगर और देवनी
सरकार लेकर आदरणीय रामदेव जी 70% वोट हमने ये तय कर लिया है कार्यकर्ताओं ने, दक्षिण दिल्ली लोकसभा के सभी कार्यकर्ताओं ने 70% वोट आदरणीय रामवीर सिंह बिदुड़ी जी और आदरणीय मोदी जी के फेवर में कमल के फूल पे लोकसभा में डलेगा और वो डलवाएंगे हमें सभी कार्यकर्ता, क्योंकि जितने पिछले समय में काम हुए भाई साहब हमारे बीच में बताएंगे। लेकिन मुझे इतना विश्वास है भाई साहब, इस विधानसभा का जो कार्यकर्ता है अम्बेडकर नगर का, वो कार्यकर्ता में इतनी ऊर्जा इतनी शक्ति है कि वो कार्यकर्ता हम 70 मान के चल रहे हैं, वो 75 पे भी ले जा सकते हैं। इतनी बात कहना चाहूंगा और आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आने वाले 1.5 महीने तक मेरी बहनें भी यहाँ बैठी है, वो भी ध्यान से सुने और हमारी दोनों पार्षद भी यहाँ पर है और सभी बहनें यहाँ बैठी है, युवा महिला और जितने हमारे भाई और साथी हैं, सबने 1.5 महीने के लिए ये मैं आपके विश्वास पे आदरणीय रामवीर जी के सामने शब्द बोल रहा हूँ। पिछली बार हम 65,000 से बदलपुर जीते थे और अम्बेडकर नगर कितने से जीते थे? 17,500 से ही। तो ये हमारा लक्ष्य है कि 50,000 वोटों से हमने अम्बेडकर नगर विधानसभा जीती है और तभी हमारा सपना पूरा होगा और 7 लाख वोटों से हम अपनी लोकसभा सीट जीत कर जाएंगे। बस इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और धन्यवाद। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रॉकी अपनी टीम के साथ हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री रामवीर सिंह बिदुड़ी जी का स्वागत करना चाहते हैं। आइए प्लीज बना भाई बना बलराम जी, नाम नहीं बोल भाई बोल के बलराम सिंह जी, चौधरी बलराम सिंह पहलवान जी। शिवरात्रि 8 अब हमारी लोकप्रिय निगम पार्षद ममता यादव जी से अनुरोध करता हूँ कि वो भी कुछ अपने हमें संबोधित करें। अच्छा पहले कॉमेंट करना भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी अब की बार आज बहुत शुभ दिन है और हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे बीच दक्षिण दिल्ली लोकसभा के प्रत्याशी नियुक्त हुए आदरणीय रामवीर बिदुड़ी जी हमारे बीच है। आपको इसके बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मैं अम्बेडकर विधानसभा से आपको स्वागत करती हूँ और साथ में ये आश्वासन भी देना चाहती हूँ जैसे कि आजाद भाई साहब ने अभी आपको विश्वास दिलवाया। मैं आप सबको आप सबके ब्याह पे इनसे ये विश्वास दिलवाती हूँ कि इस बार अम्बेडकर विधानसभा से आप 50,000 से ज्यादा से बहुमत से जीत के आएंगे, क्योंकि आपके आने से हमारा मनोबल बढ़ा है, खुशी की लहर है कार्यकर्ताओं में और हमें पूर्ण विश्वास है कि पूरे के पूरे विधानसभा क्या पूरी लोकसभा में आप बहुत अच्छा काम करेंगे और विकास के नए नए कार्य आप पहले भी करते आए हैं और भी उसको अच्छे से करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास दिलवाती हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास भी है क्योंकि अभी भी जब भी है हमें यहाँ पे कानपुर वार्ड की कोई भी समस्या लेके मैं आदरणीय रामवीर बिदुड़ी जी के पास जाती हूँ तो उसका समस्या का समाधान तुरंत होता है। तो उसके लिए मैं आप सबके सामने आभार प्रकट करती हूँ कानपुर वार्ड से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ममता जी। नहीं अब तो स्टार्ट हो गया।
अब मैं हमारे जुझारू लोकप्रिय दक्षिण दिल्ली के प्रत्याशी श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी से अनुरोध करता हूं कि वो हमें संबोधित करें। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय श्री आजाद सिंह जी, पूर्व मेयर आदरणीय श्री खुशीराम जी, हमारी बहुत ही लोकप्रिय निगम पार्षद आदरणीय बहन ममता यादव जी, आदरणीय बहन रेखा सोलंकी जी, साकला जी, श्रीमती मनीषा चंद्रपाल जी, आदरणीय श्री नरेश सांकला जी जो पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, श्री सुनील दायमा जी जो हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं, श्री दलीप देवतपाल जी जो हमारे मंडल के सम्मानित अध्यक्ष हैं, श्री नवीन गुप्ता जी जो हमारे मंडल के सम्मानित अध्यक्ष हैं, श्री सुभाष नागर जी जो पूर्व हमारे मंडल के अध्यक्ष रहे हैं, आदरणीय श्री हरीश यादव जी जो मंडल के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, आदरणीय चौधरी बलराज जी, आदरणीय बाबा इब्राज जी, सभी क्षेत्र के सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, सभी हमारे सम्मानित बुजुर्ग, सभी युवा साथियों, मैं बहुत आभारी हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का और देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का कि मुझे साउथ दिल्ली पार्लियामेंट सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है और मैं आपको सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे 5 साल साउथ दिल्ली पार्लियामेंट सीट के मतदाताओं का सेवा करने का जो अवसर मुझे दिया है। मैं आज इस विशाल बैठक में इतना कह सकता हूँ कि आपको कभी रामवीर सिंह बिधूड़ी से निराशा नहीं होगी। लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, 53 साल राजनीति में गुजरे हैं। 1993 में मैं पहली बार विधायक बना, उससे पहले 1981 से लेकर 85 तक हरियाणा मेरा कॉर्पोरेशन का विद द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर मैं चेयरमैन भी रहा। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर भी मुझे बनाया गया। 2020 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया विद द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। और जहां भारत के प्रधानमंत्री जी की कोठी है, वहीं आपके छोटे से सेवक को, वहीं मुझे भी सरकारी निवास आदरणीय श्री मोदी जी के द्वारा दिया गया। दिल्ली विधानसभा के अंदर पिछले 4 सालों में हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यही बात कही थी कि हम विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे, हमारा रचनात्मक विरोध होगा। दिल्ली के लोगों से जो आपने वायदे किए हैं, अरविंद केजरीवाल, यदि आप इन वायदों को पूरा नहीं कर पाओगे तो मैं आपकी आंख में आंख डालकर जरूर जोरदार तरीके से उसका विरोध करूंगा। और हमने लोगों के वायदे भी याद दिलाए कि आप पिछले साल से दिल्ली के 9 सालों से आप मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली को पूरी तरह से आपने बर्बाद करके रख दिया। दिल्ली आज दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी आपने बना दी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये WHO की रिपोर्ट है। आपने तो वायदा किया था कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर देंगे। आज दिल्ली के लोगों को जो पीने का पानी दिया जा रहा है वह दूषित है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ,
7,500 जल बोर्ड के लोगों ने घरों से पानी के सैंपल उठाए, 2,500 पानी के सैंपल फेल हो गए। हमने कहा कि आप ऐसा पानी लोगों को उपलब्ध करा रहे हो जिसको पीकर लोगों की किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है, पेट खराब हो रहा है। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था, आज जल बोर्ड 76,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। आप दिल्ली को आप ये कहते थे मैं 15,000 डीटीसी के लिए बसें दूंगा, आप डीटीसी के लिए एक बस नहीं खरीद पाए। मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आप सभी की ओर से, दिल्ली वासियों की ओर से, कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को 1650 इलेक्ट्रिक बसें दी, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बस नहीं खाया। आज मैंने विधानसभा के अंदर कहा है आखिर क्या कारण है कि डीटीसी 10,000 करोड़ रुपए के खाते में चल रही है। आपने तो कहा था कि हम 25 कॉलेज खोलेंगे, आप दिल्ली में एक नया कॉलेज नहीं खोल पाए, एक नया हॉस्पिटल नहीं बना पाए, एक फ्लाईओवर नहीं बना पाए। आप कहते हो कि मेरा वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम है, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके हेल्थ सिस्टम के बारे में क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल आपके हॉस्पिटल्स की हालत बूचर खाने से भी ज्यादा खराब है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने आज से 1 महीने पहले कहा है कि दिल्ली में 3 करोड़ लोग रहते हैं और दिल्ली के हॉस्पिटल्स में 6 सीटी स्कैन है जो अमूमन खराब रहते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट को ये कहना पड़ा कि हम दिल्ली के लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। आपके हॉस्पिटल्स में आपके जो मोहल्ला क्लिनिक है, जो डिब्बे आपने खड़े किए हैं, आज उनमें नकली टेस्ट हो रहे हैं, नकली दवाई लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी सरकार ने जो जांच की है उस रिपोर्ट में ये साबित हो गया है कि नकली दवाइयां लोगों को दी जा रही है। ये है आपका हेल्थ मॉडल। आपने तो कहा था वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल देंगे। आपको मालूम है कि एजुकेशन के ऊपर 2.5 गुना ज्यादा बजट खर्च हो रहा है, लेकिन जो रिजल्ट आया है वो 14% गिर गया है। हमने उनसे पूछा कि आज दिल्ली के स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है। 25,000 गेस्ट टीचर से वायदा किया था कि हम आपको रेगुलराइज करेंगे, एक गेस्ट टीचर को आप रेगुलराइज कर नहीं पाए, हजारों गेस्ट टीचर्स को आपने नौकरी से बाहर कर दिया। ये आपका एजुकेशन मॉडल है। जो दिल्ली के अंदर श्री मदन लाल खुराना ने, श्री साहिब सिंह वर्मा जी ने जो 12 कॉलेजेस हमको दिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार वहाँ के टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को आज वेतन नहीं दे पा रही है। ये हमारा एजुकेशन मॉडल कहाँ हो गया है? तो ये स्थिति मैं आपको बताना चाहता था कि आज दिल्ली की स्थिति क्या हो गई है कि दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर घोषित कर दिया जाए, पूरा हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया हो, आज लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो रहा है। ये स्थिति आज दिल्ली के अंदर उत्पन्न हो गई है। अभी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम महिलाओं को 1,000 रुपया पेंशन देंगे। अरे आपने तो 2020 के चुनाव में ये कहा था कि हमें चुनाव जिताइए, महिला हो पुरुष हो जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, हम उनको 2,000 से लेकर 2,500 रुपए तक पेंशन देंगे। अरविंद केजरीवाल आपने पिछले 6 सालों में एक भी वरिष्ठ नागरिक को नई पेंशन बना के दी हो तो रामवीर सिंह गुरूरी राजनीति छोड़कर अपने घर चला जाएगा। आपने ओल्ड एज पेंशन बंद कर दी और आप कहते हो हम 1,000 लोगों को ओल्ड एज पेंशन देंगे। श्री नरेंद्र मोदी की सरकार जब कोरोना महामारी आई, 73 लाख लोगों को 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध करानी थी। आज भी 73 लाख राशन कार्ड धारियों को 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। लाखों लोगों ने राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया है, एक भी राशन कार्ड बना के नहीं किया। आपके घर से क्या जा रहा है? आप राशन कार्ड बना दीजिए, मोदी जी की सरकार से हम उनको मुफ्त राशन दिलवाने की व्यवस्था करेंगे। पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई। यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाता है। और जब आदमी बेचारा बीमार हो जाए और मोदी जी उसके इलाज के लिए जब 5 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध कराते हैं, जब वो ठीक होकर घर आता है तो भगवान का नाम लेता है, वाहिगुरु का नाम लेता है, अल्लाह ताला का नाम लेता है और उसके बाद उसी सम्मान के साथ नरेंद्र मोदी जी का नाम लेता है। दिल्ली में लागू नहीं होने दिया।
आज मैं आपके बीच में कमिटमेंट करके जा रहा हूँ, वचन देके जा रहा हूँ, चाहे हमको देश की पार्लियामेंट में कानून बदलवाना पड़े, लेकिन हम दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत योजना को लागू करवाएंगे, जिससे दिल्ली को उपलब्ध हो सके। प्राइवेट हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में उनकी ऊंचाई न हो सके, हम इसकी व्यवस्था करेंगे। राशन कार्ड आप बनाएंगे नहीं। और फिर सवाल क्या उठा रहे हैं? आज आम आदमी पार्टी सवाल पूछा जा रहा है कि भाजपा के जो पार्लियामेंट के मेंबर्स रहे हैं, उन्होंने दिल्ली के लिए कोई काम नहीं किया। आज मैं आपके बीच में, आज मैं इसकी पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। उसके पास वैसे तो कार्यकर्ता है नहीं, अगर कोई कार्यकर्ता गलती से आम आदमी पार्टी का मिल जाए तो उसको बताना, किसी नरेंद्र मोदी के देश के प्रधानमंत्री बने उससे पहले दिल्ली में हजारों ट्रक्स आते थे और दिल्ली को प्रदूषित करते थे। नरेंद्र मोदी जी ने 37,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल रोड बनाई, जिससे कि ट्रकों की एंट्री दिल्ली में बंद हो गई। उनको बताइए, मेरा बदलपुर विधानसभा क्षेत्र है, उनको बताइए हमारे एमपी ने क्या किया है। दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क 885 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है, 90% काम पूरा हो गया है। उसमें योगा सेंटर भी है, जॉगिंग ट्रैक भी है, साइकिल ट्रैक भी है, उसमें सफारी भी है, उसमें चिड़ियाघर भी है और उसमें बोटिंग लेक भी है और उसमें 2.5 लाख लगाए जा रहे हैं। हमारे साउथ दिल्ली का एनवायरमेंट बदलेगा, प्रदूषण का स्तर नीचे आएगा। और सेकेंड लार्जेस्ट इको पार्क अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है। इनको बताओ कि इको पार्क दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क मोदी जी ने साउथ दिल्ली उसको दिया है। इनके लोगों को अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में आपने देखोगा प्रगति मैदान के साथ 1.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई है ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए। उसके ऊपर 1,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। बताओ इनको कि हमारे फौजी जवान, हमारे एक्स सर्विसमैन निरंतर ये मांग करते रहते थे कि आजादी के बाद इस देश में, देश की राजधानी में नेशनल वार मेमोरियल नहीं बना। आज इंडिया गेट की बगल में दुनिया का सबसे शानदार नेशनल वार मेमोरियल बनाकर देश की सीमाओं की रक्षा करते करते जो हमारे फौजी शहीद हो गए, उनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि मोदी जी के द्वारा की गई है। ये हमसे पूछना चाहते हैं कि हमारे एमपी ने क्या काम किया, हमारी सरकार ने क्या काम किया। अरे जहाँ कभी इंडिया गेट पर इंग्लैंड के राजा की प्रतिमा लगती थी, आज उस स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाकर देश के अमर शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की है। आज जाओ इंडिया गेट पर, जाओ कर्तव्य पथ पर, उतना मेला ताजमहल देखने के लिए नहीं लगता जितना मेला आज इंडिया गेट पर लगता है। मोदी जी ने देश को एनवायरमेंट भी दी है। हमारे पुलिस के लोग कहते थे दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन दिल्ली पुलिस के पास अपना हेडक्वार्टर नहीं है। आज जाइए जैसी रोड पर रोड पुलिस में 1,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिल्ली पुलिस का जो शानदार हेडक्वार्टर बनाया है, हम मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। आज हम इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि आजादी के बाद केवल एक स्थान था दिल्ली में, नई दिल्ली में विज्ञान भवन। यदि कोई हेड ऑफ द स्टेट आता था, कोई बाहर का प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति आता था, कोई बैठक करनी होती थी, केवल एक विज्ञान भवन था जिसकी कैपेसिटी 2,500 थी, 2,500 लोग बैठ सकते थे। मोदी जी ने वर्ल्ड क्लास 2 कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान और द्वारका में दिए हैं, जिनके ऊपर लगभग 45,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। हम इसको जानकारी देना चाहते हैं। हम इनको यह भी जानकारी देना चाहते हैं कि आज मोदी जी की बदौलत आज हम यदि दिल्ली से मेरठ जाएं तो 40 मिनट में पहुंच जाते हैं। हम जयपुर, चंडीगढ़, देहरादून जाएं तो 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। आज यदि अब थोड़े समय के बाद यदि हम द्वारका से दिल्ली से मुंबई के लिए जाएंगे तो 10 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो क्या ये मोदी जी ने दिल्ली के लोगों को ये विकास के तोहफे दिए या नहीं दिए? मैं आपके सबके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि मोदी जी ने जो दिल्ली को तीसरा रिंग रोड दिया है, उसको जाके देखो।
14,000 करोड़ का उसके ऊपर खर्च हो रहा है, 26 फ्लाईओवर है, 18 अंडरपास है। यदि आप उस तीसरे रिंग रोड को देखोगे, आपने यदि लंदन और पेरिस की सड़कें देखी होगी, मैंने विधानसभा के अंदर कहा अरविंद केजरीवाल की आंख में आंख डालकर, अरविंद केजरीवाल आप ये कहते हो कि हम दिल्ली में पेरिस और लंदन जैसी सड़क बनाएंगे, आप तो सड़कों की मरम्मत नहीं करवा पाए। लेकिन मोदी जी जो दिल्ली के लिए तीसरा रिंग रोड जो बना रहे हैं, जो उन्होंने दिया है, उस रिंग रोड को जाकर देखो तो आप इस विधानसभा में कहने के लिए मजबूर हो जाओगे कि मैं अब दिल्ली में वैसी सड़कें बनाना चाहता हूं जैसा नरेंद्र मोदी ने तीसरे रिंग रोड पर जो शानदार पेरिस और लंदन से भी अच्छी सड़कें बनाई है। वो हमसे पूछते हैं कि मोदी जी ने क्या दिया दिल्ली को। आज वसंतपुर से लेके गुरुग्राम तक 6.5 किलोमीटर लंबी टनल सुरंग बनाई जा रही है। हम यदि गुरुग्राम जाते हैं तो घंटा सवा घंटा लग जाता है, हम वसंतपुर से गुरुग्राम 8 मिनट में पहुंच जाएंगे। ये चमत्कार है या नहीं है? तो मोदी जी से, लेकिन अरविंद केजरीवाल आप बताओ, आपने क्या इस दिल्ली को कोई एक कॉलेज दिया, कोई हॉस्पिटल दिया, कोई फ्लाईओवर दिया? एक केवल अंडरपास दिया है आश्रम चौक पर, वो भी इससे अभी अधूरा ही है, पूरा नहीं हुआ। और कैसा अंडरपास है उसको जरा जाके देख लीजिए, और मोदी जी ने जो टनल बनाई है उसको भी जरा देख लीजिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। हमें इस बात के लिए खुशी है कि मोदी जी ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के लिए शुरू की है, जहां मुफ्त राशन दिया है। वहीं हमारे झोंकापट्टी के लोग हैं, वो इज्जत और सम्मान के साथ अपनी रोजी रोटी कमा सके। 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक उनको अच्छा कारोबार करने के लिए उपलब्ध कराए हैं। अभी जो एक नई योजना शुरू की है, जिनके हाथ में हुनर है, हाथ का हुनर जिनके पास है, ये पीएम विश्वकर्मा योजना, 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपया हमारा धोबी है, नाई है, मोची है, खाती है, लोहार है, राजमिस्त्री है, दर्जी है, 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपया बगैर किसी बैंक गारंटी के उपलब्ध कराया जा रहा है कि ये लोग अच्छे से अपना कारोबार कर सके। इसकी जानकारी भी हमारे सभी लोगों को है। लगभग 1.25 लाख महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस के सिलेंडर दिए। जन कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली के अंदर शुरू हुई है। अरविंद केजरीवाल ने क्या दिया उसकी मैंने आपको जानकारी दी है। मैं आपको अंत में अपनी 2-3 बातें कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। देखिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में एक भाव आ गया है, चाहे हमारे मंडल के सम्मानित अध्यक्ष हो, सम्मानित जिला अध्यक्ष हो, यदि हम एसएचओ के पास, डीसीपी के पास जाते हैं, यदि हम किसी अधिकारी के पास जाते हैं, हमारी बात को अनसुना किया जाता है, जो सम्मान दिया जाना चाहिए वो मिलता नहीं है। मैं आज इस बैठक में कह के जा रहा हूं कि 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के बाद हमारा मंडल का अध्यक्ष यदि एसएचओ को मिलने के लिए जाएगा तो एसएचओ खड़ा होकर उसका स्वागत करेगा, अभिनंदन करेगा। हमारा जिला का अध्यक्ष अगर डीसीपी को मिलने के लिए जाएगा तो खड़ा होकर उसका अभिनंदन और स्वागत करेगा, और जो लोग उनके साथ जाएंगे उनको सम्मान भी देगा, और जो जेन्युइन काम होगा उस काम को भी करना होगा। ये मैं आज गारंटी करके जा रहा हूँ। मोदी जी ने अनऑथराइज कॉलोनी में जो मालिकाना हक दिया है, जिन लोगों को मालिकाना हक मिल गया है, मैं आज गारंटी करके जा रहा हूं, अनाउंस करके जा रहा हूं, यदि वो लोग अपने जहां जिस प्लॉट का उनको मालिकाना हक दिया है उसके ऊपर मकान बनाना चाहेंगे तो मेरी बात को अच्छे से सुन लीजिए। यदि पुलिस और एमसीडी अगर किसी तरह से भी उनको परेशान करेगी तो रामवीर सिंह गुनोड़ी बगैर किसी डर, बगैर किसी भय के, बगैर पैसा दिए उन लोगों को घर बनाने की अनुमति देश की पार्लियामेंट से कानून में ये शब्द जुड़वाना कि जिनको मालिकाना हक दे दिया है उनको बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक बगैर पुलिस के, कॉर्पोरेशन के डर और भय के बगैर मकान बनाने की अनुमति होगी। इस बात की मैं बात आपको कहना चाहता हूँ। देखिए, अब मेरी उम्र जो है 70 साल से ज्यादा हो गई, तो 53 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है, और मैं बार बार कहता हूँ देखो, ना जीवन स्थायी है ना पद स्थायी है।
किसी ने कहा है न राजा रहा है न रानी रहेगी, ये दुनिया है भानी और फानी रहेगी, जब न किसी की जिंदगानी रहेगी तो माटी सबकी कहानी कहेगी। मैं कार्यकर्ताओं को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, देखिए दुनिया की किसी राजनीतिक पार्टी के पास इतने शानदार इतने जानदार कार्यकर्ता नहीं है जितने जानदार और शानदार कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है। और मेरा सौभाग्यशाली है, मैं 2 बातों की गारंटी करके जा रहा हूँ, कार्यकर्ताओं को भरपूर सम्मान मिलेगा। मेरे घर पर आएंगे, मेरे साथ बैठकर चाय भी पिएंगे, नाश्ता भी करेंगे, कहीं